Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to discuss the third part of the chapter third of civics, that is electoral politics. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is second part. We read about the conditions for any democratic elections that are necessary for any democratic country. We also read about the political competition among the political parties for election. So students, today we will move further with the next part, means with the next topic, that is 3.2, what is our system of election. So students, let's begin the chapter with its continuation. So students, our next topic for the chapter is what is our system of election. हमारे इलेक्शन का जो सिस्टम है वो क्या है, किस अकॉर्डिंग इलेक्शंस जो होते हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम कह सकते हैं कि जो इंडिया के इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक हैं? सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलिए हम देखते हैं कि इंडिया में इलेक्शन किस अकॉर्डिंग होते हैं. Lok Sabha and Vidhan Sabha assembly elections are held regularly after every 5 years. So students, यहाँ ये बताया गया है कि लोकसभा और जो विधानसभा असेंबली होती है उसके जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं. मींस कि एवरी 5 years के इंटरवल्स पे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं देश में. आफ्टर 5 years of the term of all the elected representatives comes to an end. मींस कि 5 साल का जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है इलेक्ट होने के बाद, जब किसी भी रिप्रेजेंटेटिव्स का जब वो खत्म होता है तो इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, तो इलेक्शंस के लिए बताया गया है कि 5 years का जो टर्म होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, जब वो खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, फिर से इलेक्शंस होते हैं. द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व. तो लोकसभा और विधानसभा जो हो जाती है 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती हैं. ठीक है, मींस की वैलिडिटी खत्म हो जाती है. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within the few days. तो इलेक्शंस जो होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो सेम टाइम पे होते हैं, या तो वो सेम डे पे होते हैं, विद इन फ्यू डेज में होते हैं. मतलब कहीं बहुत ज्यादा सीट्स होती है तो अलग अलग दिन भी हो जाते हैं, कुछ वीक्स में होते हैं. तो इस अकॉर्डिंग इलेक्शंस जो देश में कंडक्ट करवाए जाते हैं. जैसे अभी हमने देखा था बिहार में जो वोटिंग थी वो कई सारे फेजेस में थी, है ना. तो 3-4 फेजेस रखे गए थे. तो इस अकॉर्डिंग जो वोटिंग्स होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग सेम डे भी होती है या किसी कुछ दिनों के इंटरवल्स पे भी होती है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन. तो इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शंस बोलते हैं. समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि कभी कभी जो इलेक्शंस होते हैं वो कभी क्या होता है, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो अगर वहां पे कोई वैकेंसी खाली हुई है किसी की डेथ की वजह से, किसी मेंबर की डेथ की वजह से या किसी मेंबर के रेजिग्नेशन की वजह से, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिल करने के लिए वहां उस सीट के लिए इलेक्शन होते हैं. तो इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्शन. तो इस तरह के जो इलेक्शंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शंस बोलते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग जनरल इलेक्शंस पे फोकस करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, लेट्स बिगिन. You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. You may have wondered how they did that. तो आपने अभी पढ़ा था यहाँ पर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हरियाणा के बारे में कि 90 MLAs को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस हुआ था. तो आप ये जानकर बहुत चकित होंगे कि कैसे हुआ. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? क्या जो हरियाणा के सारे लोग थे उन्होंने 90 MLAs के लिए वोट किया? You perhaps know that this is not the case. तो आप ऐसा नहीं है कि शायद ऐसा नहीं भी है, तो जरूरी नहीं कि सभी लोगों ने वहां पर वोट किया होगा, है ना. सो इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो हम जानते हैं कि हम अपने देश में जो फॉलो करते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, मींस कि सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन के मेथड को फॉलो करते हैं. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस फॉर इलेक्शन. तो कंट्री को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट एरियाज में इलेक्शन के पर्पस के लिए. सो दीज एरिया आर कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो इस
एरिया इस जो एरियाज को जिनको डिवाइड किया जाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग एमएलए होते हैं या एमपीज होते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग एरिया वाइज वो अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो क्या होता है, एरिया वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे अलग अलग एरिया से अलग अलग मेंबर्स खड़े होंगे, है ना, इलेक्शंस में। तो क्या होता है, वो जाकर पार्लियामेंट में उस एरिया की बात को रखते हैं। तो इसीलिए जो एरिया होते हैं हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। और जो वोटर्स होते हैं जो उस एरिया में रहते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इस अकॉर्डिंग इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, so students, for Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. So यहाँ पर ये बताया गया है कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री को, देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। The representative elected from each constituency is called a member of parliament. ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये इलेक्शन सिस्टम से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं और एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक फीचर ये है कि जो हर वोट होता है उस सबकी वैल्यू जो होती है इक्वल होती है, हर इंसान के वोटिंग की वैल्यू इक्वल होती है। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. So students, इसमें ये बात भी ध्यान देने के लिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही डिवाइडेड है। मींस कि जैसे जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी ज्यादा होंगी, और जहां पर अगर पॉपुलेशन कम होगी तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कम होगी। तो स्टेट वाइज इस अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जितनी भी मतलब पॉपुलेशन रहती है उसके अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है। Similarly, each state is divided into a special number of assembly constituencies. इसी तरह से हर स्टेट को वहाँ के स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। स्टेट को भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। और इस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, स्टेट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए। ओके स्टूडेंट्स, सो ईच पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी इसमें होती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड द म्युनिसिपल इलेक्शन। और यही जो सिद्धांत है, यही जो प्रिंसिपल है, ये पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो जिस तरीके से स्टेट में है, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उसी तरह से पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए भी यही फॉलो होता है, यही वाला प्रिंसिपल। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हर विलेज और टाउन जो होता है वो कई सारे वार्ड्स में डिवाइड होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह ही। जैसे अभी हमारे नगर निगम के इलेक्शन होंगे तो कई सारे वार्ड्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सब जगह से पार्षद रहते हैं, मेयर रहता है अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस रहते हैं। ईच वार्ड्स इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। हर जो वार्ड है वो एक मेंबर को इलेक्ट करता है उस विलेज के या अर्बन लोकल बॉडी के, ठीक है। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। और कभी कभार जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है सारी, ये इनको काउंट किया जाता है सीट्स की तरह, और जिसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक सीट को असेंबली में। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही बताया गया है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो सीट्स की तरह काउंट होती है, और कहीं ना कहीं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एक सीट जो होती है असेंबली में रहती है। व्हेन वी से दैट लोक दल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा, it means that candidate of Lok Dal won in 60 assembly constituencies in the state, and thus Lok Dal had 60 MLA in the state legislative assembly. So students, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे लोक दल ने 60 सीट जीती हरियाणा में, इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट है लोक दल के उन्होंने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी स्टेट में है। इट मींस कि लोक दल के पास असेंबली में कितने एमएलए हैं, 60 एमएलए थे। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसे समझ सकते हैं। तो जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई होता है इसी अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन के लिए अप्लाई होता है, इसी तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचायत के भी इलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हम डिस्कस करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही बताया गया है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में।
So let's begin. Our constitution entitles every citizen to elect her his representative and to be elected as a representative. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे या एक खुद भी वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट होने का अधिकार प्राप्त करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल competition certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the Legislative Assembly. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हालांकि उनको ये टेंशन थी, इस बात की चिंता थी, वरिड थे वो लोग कि इस ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में कुछ जो वीकर सेक्शन है उनको कहीं ना कहीं चांस नहीं मिल सकता लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होने का. उनको ये इस बारे में वो लोग वरिड थे इस बारे में. ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो वरिड थे कि इस ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में कुछ जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, कहीं ना कहीं उनको ये चांस नहीं मिलेगा कि वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में जीत सके. दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड resources, education and contacts to the contest and win elections against other. और कहीं ना कहीं उनके पास ये रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं है, कॉन्टेक्ट्स नहीं है कॉन्टेस्ट या इलेक्शन जीतने के लिए दूसरों के अगेंस्ट में. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. और ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल भी हैं, रिसोर्सफुल भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों को इलेक्शंस जीतने से रोकने की कोशिश करेंगे. So if that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of significant section of our population. तो अगर ऐसा हो तो हमारे जो पार्लियामेंट और असेंबली है वो कहीं ना कहीं ऐसे जो पॉपुलेशन है मींस जो कहीं ना कहीं ऐसा सिग्निफिकेंट सेक्शन की जो वॉइस है उससे कहीं ना कहीं डिप्राइव रहेगी, वंचित रहेगी. दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक. और इस वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी. So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के इसीलिए इसी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा इस तरीके के सिस्टम के बारे में उन्होंने सोचा. मींस कैसा सिस्टम? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्पेशल सिस्टम. किसके लिए? वीकर सेक्शन के लिए, उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करने के लिए. ठीक है. Some constituencies are reserved for the people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes. तो कुछ constituencies हैं लोगों के लिए वो रिजर्व करती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो बिलोंग करते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसी. ऐसे लोग जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए कुछ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया. ठीक है. इन एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द एससी कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ ओनली जो एससी से बिलोंग करता है वही इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है. सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर एसटी. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है कि इसी तरह से ऐसे लोग जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एसटी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व की गई है तो वो लोग वहां पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं. Currently, in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes, as on 26 January 2019. तो करंटली अगर रिसेंटली देखा जाए तो लोकसभा के लिए लोकसभा में 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई है 26 जनवरी 2019 के अकॉर्डिंग में. दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन. तो ये जो नंबर है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के शेयर के अकॉर्डिंग ही है. Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away legitimate share of any other social group. So students, यहाँ पर ही बताया गया है कि जो यहाँ पर रिजर्वेशन जो दिया गया है वो टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन में जितना परसेंटेज जो लोग हैं उस अकॉर्डिंग उनको ये शेयर जो है दिया गया है. मींस कि ये किसी और सोशल ग्रुप के किसी भी तरह के जो भी सोशल ग्रुप है उनके हक को ये नहीं छीनता है. कहीं ना कहीं ये मतलब उनके परसेंटेज की प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उन्हें ये रिजर्व दिया गया है. सो दिस सिस्टम ऑफ द रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल. तो यही जो सिस्टम था रिजर्वेशन का उसको और एक्सटेंड किया गया आगे चलकर वीकर सेक्शन के लिए, अदर वीकर सेक्शंस के लिए डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे. इन मैनी स्टेट सीट्स इन अर्बन पंचायत एंड अर्बन म्युनिसिपलिटीज एंड कॉर्पोरेशंस local bodies are now reserved for the other backward classes as well.
तो ये जो कहीं ना कहीं देखा जाए कई सारे स्टेट्स में जो सीट्स हैं रूरल पंचायत, अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडीज, ये भी अब रिजर्व की जाती है अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसीज के लिए भी। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और कहीं ना कहीं जो प्रोपोर्शन है सीट्स के रिजर्वेशन का ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल, अर्बन एंड लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, और 1/3 जो सीट्स है वो रिजर्व की जाती है रूरल, अर्बन, लोकल बॉडीज के लिए, बॉडीज में फॉर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वोटर लिस्ट। So students, the next topic is voters list. It's also an important topic. So let's begin. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. तो एक बार जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो जाती हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो डिसाइड करना रहता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। इस डिसीजन को बिल्कुल लास्ट डे तक के लिए नहीं छोड़ा जा सकता किसी के लिए भी। In a democratic elections, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. So students, यहाँ पर क्या दिया गया है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जो लिस्ट बनाई जाती है मींस कि कौन से लोग जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसकी जो लिस्ट बनाई जाती है इलेक्शन से पहले, इस लिस्ट को ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल बोला जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके लिए, इलेक्शंस के लिए, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से लिंक रहती है। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। सभी के पास बराबर की अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें। Earlier we read about the principle of universal adult franchise. In practice, it means that everyone should have one vote, each vote should have equal value. तो स्टूडेंट्स हम देखें तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकली इसका मतलब होता है वो होता है कि हर इंसान के वोट की एक ही वैल्यू होगी, इक्वल वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन। किसी भी व्यक्ति को उसके वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है बिना किसी गुड रीजन के। ठीक है, डिफरेंट citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, other are not so kind, but all them are human beings with their own needs and views. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी जो है उसको वोट देने से मना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी डिफरेंट सिटीजन जो होते हैं वो हर तरह से, हर मैनी वेज में वो डिफरेंट होते हैं। कुछ रिच होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ एजुकेटेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ हाईली एजुकेटेड होते हैं, कुछ काइंड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन सभी जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं और सभी की अपनी नीड्स हैं और अपने व्यूज रहते हैं। दैट इज वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। तो इसी वजह से सभी के पास, सभी जो है कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी में इक्वल अपॉर्चुनिटी रखते हैं। सभी की अपनी अपनी डिजर्वनेस रहती है, कहीं ना कहीं सभी का डिसीजन में, सभी की इस डिसीजन में भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन होता है उसमें वो लोग भी अफेक्टेड होते हैं, इसलिए सभी के पास वोट देने का अधिकार होता है, क्योंकि जो भी डिसीजन सरकार के द्वारा लिया जाता है वो सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नाउ इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 years एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शंस। Okay, every citizen has the right to vote regardless of her caste, his or caste, religion or gender. Okay. So students, यहाँ पर ही बताया गया है कि ऐसे लोग जो 18 साल या 18 साल के ऊपर हैं उनको इलेक्शंस में वोट देने का अधिकार है और सभी के पास राइट टू वोट है। तो वोटिंग में कास्ट, रिलीजन और जेंडर को कोई भी रिगार्ड नहीं दिया जाता है रिगार्डिंग कि कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी जेंडर हो, सभी के पास वोट देने का अधिकार होता है। इक्वल राइट, दे आर हैविंग द राइट टू वोट। सभी के पास वोट देने का इक्वल राइट होता है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और कास्ट, रिलीजन और जेंडर। सम क्रिमिनल एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन द रेयर सिचुएशन। इट मीन्स कि ऐसे लोग जो अनसाउंड माइंड के हैं, कुछ क्रिमिनल पर्सन होते हैं जिनका दिमाग वगैरह ठीक नहीं, तो उन लोगों को राइट टू वोट से मना कर दिया जाता है। ठीक है, मीन्स कि ऐसा कोई पर्सन है वो जेल में है, क्रिमिनल है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस है, तो उनको वोट देने का अधिकार, मीन्स उनको वोट देने के लिए नहीं दिया जाता। ऐसा तो नहीं उनको जेल से लाकर वोट देने के लिए बोलेंगे। तो
इस कंडीशन में ऐसे कुछ रेयर केसेस रहते हैं, ऐसी कुछ रेयर सिचुएशन रहती है जिसमें राइट टू वोट को डिनाई कर दिया जाता है। So it is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voter list. तो ये सरकार की ड्यूटी रहती है कहीं ना कहीं कि ऐसे एलिजिबल वोटर्स के नेम्स को गेट करना जो वोटर लिस्ट पे पुट अप किए जाते पुट ऑन किए जाते हैं। एज न्यू पर्सन अटेन, ठीक है, एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट। ऐसे नए पर्सन जो एक इस एज को गेट करते हैं, मतलब वोट देने के लायक हो जाते हैं, उनके नेम्स को वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। ऐसे पर्सन जो उस जगह को छोड़ के चले गए हैं या डेड हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को डिलीट कर दिया जाता है वोटर लिस्ट में से। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर। और पूरी लिस्ट का जो रिवीजन होता है कंप्लीट लिस्ट का, वो 5 सालों में होता है। दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। और ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि जो लिस्ट है वो अप टू डेट हो सके। In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced। और कुछ पिछले कुछ सालों में एक नया सिस्टम जो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो इंट्रोड्यूस किया गया है। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। ठीक है, तो ये जो सरकार जो है, इस सरकार ने इसके थ्रू ये ट्राई किया है कि हर व्यक्ति को, हर पर्सन को ये कार्ड प्रोवाइड करते हुए, ठीक है, वोटर लिस्ट पर। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू द वोट। और जो वोटर्स होते हैं उनको इस कार्ड की जरूरत होती है जब वो वोट देने के लिए जाते हैं, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स और आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड्स और द ड्राइविंग लाइसेंस। सो स्टूडेंट्स, तो वोटर्स जो होते हैं इस कार्ड को ले जाना होता है जब वो वोट देने के लिए जाते हैं। ठीक है, सो नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई और दूसरे को वोट ना करे। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। लेकिन ये कार्ड जो वोटिंग के लिए कहीं ना कहीं अब कंपल्सरी नहीं है। और वोटिंग के लिए वोटर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे आइडेंटिटी कार्ड्स को भी शो कर सकते हैं, लाइक वाइज राशन कार्ड दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द वोटर्स लिस्ट। तो इसमें हमने देखा कि वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग, किस अकॉर्डिंग हमने देखा कि, ठीक है, जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा, इसके बारे में हमने रीड किया कि क्या होता है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये किस अकॉर्डिंग हर पर्सन को प्रोवाइड कराया जाता है जिनके नाम वोटर लिस्ट में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज ऑल अबाउट द वोटर्स लिस्ट।